नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी में भूचाल आया हुआ है। क्या बीजेपी ही बीजेपी की दुश्मन बन गई है? भारतीय जनता पार्टी में जो अंतर्कलह मची है, उसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। अभय दुबे जी से मैंने विस्तार से बातचीत की है इस अंतर्कलह पे, प्रधानमंत्री के अचानक इजरायल में हुए घटनाक्रम पर, और राहुल गांधी का राजनीति में इतनी तेजी से उफान क्यों आया, इसका क्या मतलब है, इन विषयों पर चर्चा की है। रोचक बातचीत है। 4 PM यूपी को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है आपका अभय दुबे जी। हम हमेशा कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी को कोई विपक्ष नहीं हराएगा, भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी हराएगी। उत्तर प्रदेश में एक घटनाक्रम हुआ है जिसने पूरी भारतीय जनता पार्टी के अंदर घमासान मचा दिया है। उत्तर प्रदेश में बलिया जिले के विधायक हैं बसपा के उमाशंकर सिंह। कहने को सिर्फ बसपा के हैं, वरना योगी आदित्यनाथ के दाहिने हाथ हैं। वो सब जानते हैं कि वो योगी आदित्यनाथ की कितनी कृपा रहती है। हजारों सैकड़ों करोड़ के ठेके उनको बीजेपी सरकार में मिलते रहे। शून्य से शुरुआत की, हजारों करोड़ के आदमी बन गए वो। और इस समय योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की बधाई देनी हो या कुछ भी करना हो, उमाशंकर सिंह सबसे आगे रहते हैं। इन दिनों कैंसर से जूझ भी रहे हैं वो। योगी जी जापान में गए और अपनी ब्रांडिंग करना शुरू करी। मुझे याद है, जहां तक मेरी जानकारी में, पहले एक बार उनको विदेश जाने की अनुमति नहीं मिली थी, लेकिन इस बार वो विदेश गए और सोशल मीडिया पे ये खबर चलने लगी कि योगी अपने आप को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाने के एक चरण में आगे बढ़ गए हैं, विदेशों में ब्रांडिंग कर रहे हैं। अभी खबर सोशल मीडिया पे चली थी कि उमाशंकर सिंह के घर पे इनकम टैक्स की रेड हो गई, इनकम टैक्स से छापे मार दिए गए। और सबने ये कहा कि चूंकि योगी के करीबी थे और योगी जो है वो जापान में ब्रांडिंग कर रहे हैं प्रधानमंत्री पद के दावेदारी की, अप्रत्यक्ष रूप से, इसलिए उनके विधायक, करीबी विधायक के घर इनकम टैक्स की रेड हो गई। और महत्वपूर्ण बात यह है, जो रायबरेली से भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे दिनेश प्रताप सिंह, जो योगी सरकार के मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिख दी उमाशंकर के पक्ष में कि ये बड़ी खराब बात है, एक आदमी कैंसर से जूझ रहा है और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा या किसी भी तरह से उस आदमी के घर पे इस तरह इनकम टैक्स की रेट नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर, नर्स तक को जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। तो घमासान ये मच गया कि इनकम टैक्स की रेट के बाद भारतीय जनता पार्टी का कद्दावर मिनिस्टर, जिसको अमित शाह ने ज्वाइनिंग कराई थी, वो कह रहे हैं कि अमित शाह ने साहब का तो इस रेट से कोई लेना देना, तो फिर रेट पड़वा किससे दी। कह रहे हैं मोदी शाह का मतलब नहीं है, उनकी मर्जी के बिना कैसे छापा पड़ जाएगा। क्या ये माना जाए कि योगी जब जापान से आएंगे तो उत्तर प्रदेश का फाइनल राउंड शुरू हो जाएगा? और ये फाइनल राउंड कितना खतरनाक होगा, क्या लग रहा है आपको? देखिए, उत्तर प्रदेश में फाइनल राउंड पहले से चल रहा है और इसमें अमित शाह के जरिए एक दुतरफी चाल खेली जा रही है। दुतरफी चाल क्या है? आप जो भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, आप उनका भाषण सुनिए। अपने भाषण में वो योगी आदित्यनाथ को बधाई दे रहे हैं कि वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को भी बढ़ावा दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के विकास के काम को भी आगे बढ़ा रहे हैं, और नरेंद्र मोदी और इन दोनों को ये श्रेय मिलना चाहिए। तो एक तरफ वो ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ जो उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं, वो योगी आदित्यनाथ और वो दोनों एक तरह से इस मामले में एकजुट हो गए हैं कि एसआईआर का ज्यादा से ज्यादा लाभ जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाए। इस मामले में उत्तर प्रदेश भाजपा, जो मुख्य तौर पर अमित शाह का बंदा है, हम उनको जानते हैं, पंकज चौधरी, और योगी आदित्यनाथ की इस मामले में कोई मतभेद नहीं है। जो मतभेद हैं वो उनके दूसरे मामलों में मतभेद हैं। तो एक तरफ अमित शाह लगातार ये दुतरफी चाल चल रही है, तीसरी तरफ योगी के सबसे जो निकटस्थ विधायक हैं, उनके घर पे इनकम टैक्स की रेट पड़वा दी गई है। तो ये सब जो चल रहा है उत्तर प्रदेश में, वो खास तरीके से चल रहा है। ये एक ऐसा जटिल प्रपंच है जिसको पूरी तरीके से समझना फिलहाल मुश्किल हो गया है। अब आप सोशल मीडिया पे आइए। सोशल मीडिया पर जितने दक्षिणपंथी लोग जो पहले मोदी जी की अभ्यर्थना करते थे, आजकल मोदी जी को जम के गाली दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मोदी जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी शुरू हो गई है, ये बोल रहे हैं। लेकिन ये सारे के सारे लोग योगी आदित्यनाथ का समर्थन भी कर रहे हैं साथ में। तो योगी आदित्यनाथ पंजाब, जापान में अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं। लखनऊ में वो पंकज चौधरी के साथ मिलकर एसआईआर का जितना लाभ उठा सकती है भाजपा, उसका लाभ उठाने की पेशकश भी कर रहे हैं। उसी के साथ में सोशल मीडिया की तरफ से जो एंटी मोदी जितने भी ताकतें हैं, वो योगी आदित्यनाथ का समर्थन कर रही हैं। तो योगी आदित्यनाथ अपनी
हिंदुत्ववादियों के बीच में भी अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं। और ये सारी ताकतें जो हैं, वो अपने आप को ब्राह्मण कहती हैं कि ब्राह्मणों का अपमान वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा, दूसरी तरफ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद वाला भी मामला चल रहा है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ कई मीडिया चैनलों पे मैं देख रहा हूँ अभियान चल रहा है। उनके ऊपर जो पोक्सो में जो रिपोर्ट दर्ज की गई है, उस रिपोर्ट में जिस तरीके से पूरे मीडिया में इस बात को पेश किया जा रहा है, उसमें तो मुझे लगता है कि शायद उनकी गिरफ्तारी में अब कोई बहुत ज्यादा देर नहीं है और उनको उनको पकड़ ही लिया जाएगा। मुझे अब इसमें कोई ज्यादा मुश्किल नहीं दिखाई पड़ रही, क्योंकि पूरा माहौल भी इस तरह का बना दिया गया है और रिपोर्ट तो दर्ज हो ही गई है। और इस रिपोर्ट के दर्ज होने पर अगर गिरफ्तारी हो जाती है तो लोग यही करेंगे कि भाई कानून अपना काम कर रहा है। तो उत्तर प्रदेश की इस पूरे जो जटिल मामला है उत्तर प्रदेश में, जहां सब लोग दो तरफी चाल चल रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, इस राजनीति का विशुद्ध परिणाम क्या होगा, इसके बारे में अभी कोई कुछ नहीं कह सकता है। आप देखिए कितने मैंने जितने पहलू आपके सामने रखे, कुछ और भी इसके पहलू हो सकते हैं इस बात के। उन बिल्कुल पहलुओं के ठीक कह ऊपर रहे अभी हैं आप। गौर करना पड़ेगा। जी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपको याद होगा पहले भी ऐसे हुआ था कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक प्लानिंग हुई थी और 150-200 विधायक धरने पर बैठ गए थे। आरएसएस के शीर्ष लोगों को भाग के उत्तर प्रदेश में लखनऊ में आना पड़ा था, विधायकों से बात करनी पड़ी थी। क्या आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ को हटाना इतना आसान हो जाएगा क्या, या फिर वही नहीं, चाल चली योगी जाएगी? क्योंकि आदित्यनाथ ये को तो हटाने की बात मैं कह ही नहीं रहा हूँ। हम्म, देखिए, योगी आदित्यनाथ को तो हटाने के बारे में मुझे नहीं लगता कि कोई सोच रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को हटाना काफी राजनीतिक दृष्टि से बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है। और वो केवल उत्तर प्रदेश में ही नुकसानदेह साबित नहीं होगा, बल्कि वो उत्तर प्रदेश के बाहर भी नुकसानदेह साबित होगा। खुद भारतीय जनता पार्टी ने सारे देश में योगी के चुनावों में दौरे करवा करवा कर धीरे धीरे उनकी एक राष्ट्रीय छवि बना दी है। और योगी जी भी खुद समझ गए हैं कि हमारी राष्ट्रीय छवि कुछ कुछ बन गई है। इसलिए वो उत्तर प्रदेश में जो होता है उसके सारे पूरी दिल्ली पोस्टरों से बड़े बड़े होर्डिंग से भरी होती है योगी आदित्यनाथ के। योगी आदित्यनाथ का प्रचार केवल वहीं थोड़ी ना हो रहा है। जो टीवी के ऊपर योगी आदित्यनाथ का प्रचार होता है, लंबे लंबे विज्ञापन होते हैं, उसे केवल उत्तर प्रदेश के लोग थोड़ी ना देखते हैं, तो सारे देश के लोग देखते हैं उसमें। तो योगी आदित्यनाथ तो लगातार भारतीय जनता पार्टी ने शुरू में उनका इस्तेमाल करना चाहा, वो नाथ संप्रदाय के महंत हैं, इसका लाभ उन्हें मिल जाएगा। नाथ संप्रदाय के समर्थक और उसके प्रति हमदर्दी रखने वाले लोग सारे देश में हैं। दूसरे, योगी जी कट्टर हिंदुत्व के चेहरे हैं, इसलिए भी योगी जी को उनकी एक खास तरह की उनकी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो उनको सुनना पसंद करती है और उसकी बातों से उनके मन में गुदगुदी होती है योगी जी की बातों से। तो ये सब चल रहा है इसमें। अब प्रश्न इस बात का है कि क्या भारतीय जनता पार्टी का आला कमान योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने के सवाल पर एकता कर लेगा और अपने मतभेदों को वो लोग चुनाव आते आते भूल जाएंगे। एक तो इसका परिणाम ये हो सकता है कि भाई मतभेद हैं वो हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं हारा जा सकता। उत्तर प्रदेश का चुनाव अगर हार गए तो फिर बहुत उसके दूरगामी परिणाम होंगे, वो 2029 तक जाएंगे परिणाम। तो एक तो ये इसका फलितार्थ हो सकता है। दूसरा फलितार्थ ये हो सकता है कि आलाकमान ये सोचे कि उत्तर प्रदेश का चुनाव हारना होगा, हार जाएंगे। उसके बाद में 27 में चुनाव होगा, 2 साल बाद लोकसभा का चुनाव है, उतनी देर में अखिलेश यादव सरकार के खिलाफ काफी एंटी इनकम्बेंसी हो जाएगी और फिर से हम लोकसभा चुनाव में अच्छे वोट वहां से हासिल कर लेंगे। क्योंकि जब तक अखिलेश यादव विपक्ष में है, तब तक वो ज्यादा वोटों की गोलबंदी कर सकते हैं। जैसे ही वो सत्ता पक्ष में आएंगे, बीजेपी वालों का अपना विश्लेषण है, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बनना शुरू हो जाएगी। क्योंकि 2017 जो पहले जब मुख्यमंत्री रहे थे, तो उसका जो अनुभव है, उस अनुभव के मुताबिक वो कह रहे हैं फिर से ऊंची जातियां वगैरह अखिलेश के खिलाफ गोलबंद हो जाएंगी वगैरह वगैरह। इस तरीके की बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये यूजीसी नियमावली से उपजा विवाद है, जिसकी वजह से ऊंची जातियां बहुत खफा हैं। जनरल कैटेगरी में कहूंगा उनको, जनरल कैटेगरी की जातियां जो है काफी खफा हैं। वो उनके जो समर्थक हैं, उनकी जो पैरोकारी कर रहे हैं, वो जमकर इस बात को कह रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी ने यूजीसी के मामले में संशोधनकारी कदम नहीं उठाया, अगर 2 बातें कहते हैं कि 2 बातें उन्होंने नहीं बदली यूजीसी की नियमावली में। एक बात यह कि सभी को शिकायत करने का अधिकार होगा, जनरल कैटेगरी को भी शिकायत करने का अधिकार होगा, और दूसरी बात, जो गलत शिकायत करेगा उसको सजा मिलेगी। ये 2 चीजें अगर उसके अंदर नहीं बदली, तो जो हिंदुत्व की शक्तियां हैं, यानी जनरल कैटेगरी की जो शक्तियां हैं,
वो शक्तियां फाइनली अंतिम रूप से योगी आदित्यनाथ की तरफ झुक जाएंगी। यही कारण है कि जो राजपूत बिरादरी के संगठन है, चाहे क्षत्रिय महासभा हो, चाहे करणी सेना हो, वो यूजीसी नियमावली के सवाल पर ब्राह्मण महासभा के साथ मिलकर आंदोलन कर रही है लखनऊ की सड़कों पर। वैसे भले ही उन ब्राह्मण बनाम ठाकुर हो, लेकिन इस मसले पे वो दोनों एक जगह खड़े हुए हैं, क्योंकि उन सबको लगता है कि अंततः ये लोग सब योगी जी के पक्ष में चले जाएंगे, क्योंकि जो जो इस तरह के जो सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, वो इस बात को भी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत इस जरा सी बात को करने के लिए तैयार क्यों नहीं है, ये दो बातें क्यों नहीं बदलना चाहते। वो इस बात के ऊपर बार बार उठा रहे हैं। तो साथ में ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि वो कोई ऐसी तिकड़म कर रहे हो जो हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये इस वक्त हिंदुत्व की शक्तियों के बीच में काफी भ्रम का माहौल है, और उस भ्रम के माहौल का अगर किसी व्यक्ति को लाभ हो रहा है तो वो योगी आदित्यनाथ को लाभ हो रहा है, और नुकसान हो रहा है तो नरेंद्र मोदी को नुकसान हो रहा है। तो बात ठीक है, लेकिन एक एक बात बीजेपी के अंदर और उठ रही है, वो ये है कि योगी आदित्यनाथ खुल के इस समय क्षत्रिय बैटिंग कर रहे हैं। चाहे वो कोडीन भैया वाले मामले में सिपाही करोड़ों रुपए की संपत्ति मिली, जेल में है, लेकिन उसकी कोठी में बुलडोजर नहीं चला। कहां से करोड़ों की संपत्ति बन गई पता नहीं चला। करणी सेना का प्रदर्शन याद होगा आपको। तो योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी में जो ठाकुर वैक्यूम है, ठाकुर नेता नहीं बचे, उसको भरने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हटाया जाए। लेकिन उसका नुकसान बीजेपी के एक वर्ग का ये मानना है कि पिछड़े और दलितों में बड़ा खराब मैसेज जा रहा है। उनके मनों को पहली नाराज से ये मैसेज जा रहा है तो ऊंची जातियों का कब्जा है और ठाकुर का ज्यादा बोलबाला है, योगी जी की राजनीति को देख के लगता है। तो बीजेपी को ये बहुत बड़ा डर है कि अगर बैकवर्ड और दलितों में ये मैसेज कंटिन्यू कर गया तो केवल उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में अगर बैकवर्ड के बीच में ये मैसेज चला गया तो नुकसान हो जाएगा। यूजीसी के मामले में भी इतनी झटका लग रहा है, क्योंकि पिछड़ों दलितों का मानना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया तो आप अध्यादेश ले आइए। आप जब चुनाव आयुक्तों के चयन का मामला था तब भी तो अध्यादेश ला के आपने उस नियम को बदल दिया था। तो गले में फांस बंधी हुई है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ तो कंटिन्यू करते हैं तो बैकवर्ड और दलितों में नाराजगी, हटाते हैं तो ऊंची जातियों में नाराजगी, रास्ता निकलेगा कैसे? देखिए, आपका आकलन ठीक है। आपने जो बात कही है कि भाजपा के अंदर क्या सोच विचार चल रहा है, इस पे आपका आकलन ठीक है। लेकिन इसमें जो तर्क दिए जा रहे हैं वो किस्म-किस्म के तर्क हैं। आपको एक कोई यूनिफॉर्म आर्गुमेंट नहीं मिलेगा, तर्क नहीं मिलेगा आपको, एक समरूप दलील नहीं प्राप्त होगी। सब लोग कह रहे हैं कि भाई इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी का आला कमान चाहता है कि ये यूजीसी की नियमावली लाकर वो फाइनली अंतिम रूप से दलितों और ओबीसी को ये संदेश देना चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी आपके पक्ष में खड़ी हुई है। देखिए, हमने आपके साथ कोई बदसलूकी ना हो, आपके साथ कोई भेदभाव ना हो, इसके लिए हमने ऐसा कानून बना दिया है। अच्छा, अब इसकी प्रतिक्रिया इतनी जबरदस्त होगी जनरल कैटेगरी के लोगों के ऊपर, इसकी उन्हें अपेक्षा नहीं थी। इस बात से थोड़े भाजपा के अंदर लोग हिले हुए हैं, थोड़े चौंके हुए हैं। लेकिन उन्हें ये भी विश्वास है कि अंततः हम लोग किसी न कोई तिकड़म करके, कुछ करके अंततः इन लोगों के वोटों को हासिल कर ही लेंगे, क्योंकि इन लोगों के पास जाने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं है। वो ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस जो है अकेले चुनाव नहीं लड़ेगी, वो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। अगर वो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी तो इसका मतलब है कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाना है कि मैं कांग्रेस को भी कोई आपत्ति नहीं है, भाई अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री पद के चेहरे होंगे। तो ये जो स्थिति बन रही है, इस स्थिति से लोगों को लग रहा है कि ये लोग जो अभी नाराज हैं, इनकी नाराजगी बहुत दिन तक नहीं चलेगी। इन लोगों को सबको पटा लिया जाएगा, और इनको अपनी तरफ खींच लिया जाएगा। कुछ लोग एक आध नाराज रह जाएंगे, कोई वो ज्यादा बड़ा नुकसान वो नहीं होगा, क्योंकि वो ये भी जानते हैं कि भाई बड़ी मुश्किल से सब जोड़ जाड़ के उत्तर प्रदेश में जनरल कैटेगरी के वोटर 19-20% होते हैं, जबकि जो दलित हैं और जो ओबीसी हैं, बाकी सब तो वही हैं, दलित और ओबीसी हैं बाकी सब। तो वो उनको नुकसान करना, उनको नाराज करना, न विधानसभा के लिहाज से नुकसान नाराज करना चाहिए, ना लोकसभा के। तो पहली प्राथमिकता मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी की ये बन गई है कि किसी भी तरीके से जो दलित और ओबीसी है उसको खुश रखा जाए। मुझे लगता ये है कि जब 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा, 19 मार्च को सुनवाई करेगा, तब तक काफी सियासी हलचलें तेज हो चुकेंगी। देखिए, प्रदर्शन तो अभी इसी हफ्ते हुआ था।
अभी फिर और भी इस तरह की तमाम गतिविधियां होंगी और ओबीसी और दलित लोग भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके प्रदर्शनों को मीडिया में कवरेज नहीं मिल रहा है, लेकिन वो प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी तरफ से दबाव पूरा जारी है। तो मुझे लगता यह है कि मोदी जी ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उस नियमावली को इजाजत मिल जाए। आपको याद होगा जब आरक्षण विरोधी आंदोलन चल रहा था, तो उसको आरक्षण को वीपी सिंह ने 27% आरक्षण को जो दिया था, उसके लिए कई वो याचिकाएं वगैरह दायर कर दी गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिकाओं को सुना और एक ऐसा फैसला दिया जिसके बाद से 27% आरक्षण के खिलाफ आवाज उठनी बंद हो गई। उन्होंने आरक्षण को वैध ठहराया कि बिल्कुल सही है, संविधान सम्मत है, इसके बारे में उसके बाद से आरक्षण विरोधी आंदोलन, जो सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा पड़ा, उससे आरक्षण विरोधी आंदोलन बंद हो गया। ऊंची जातियां भी चुपचाप बैठ गई कि भाई अब हो गया सो हो गया, अब ज्यादा हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, उस वक्त 1990 में बीजेपी सत्ता में आएगी, इस बात का कोई दूर दूर तक वो ही नहीं था, अंदेशा, कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता। खुद बीजेपी वाले अनुमान नहीं लगा सकते थे 1990 में। फिर बाद में ऊंची जातियों ने 1990 का पूरा दशक ले लीजिए और अभी ये 20 साल 25 साल गुजरे हैं, ये पूरे 25 साल, तो इन 35 वर्षों में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे धीरे धीरे अपना भरोसा, भारतीय जनता पार्टी में अपना भरोसा रखा और ये उम्मीद की कि भाजपा की सरकार हम बनाएंगे और भाजपा हमारे हितों की रक्षा करेगी। वो सामाजिक न्याय की आइडिया, सामाजिक न्याय के विचार को समरसता के विचार में का अनुवाद कर देगी और वो भले ही पिछड़ों और दलितों को प्रोत्साहन मिलता रहे राजनीति में, उनको आरक्षण मिलता रहे, लेकिन ब्राह्मणों और ठाकुरों और बनियों के खिलाफ उन्हें कुछ कहने की इजाजत भाजपा के निजाम में नहीं होगी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यूजीसी में उनके बच्चों के खिलाफ शिकायतें हो सकती हैं और उन शिकायतों से उनका भविष्य जो है वो गड़बड़ा सकता है, भविष्य उन्हें लड़ाई में फंसना पड़ सकता है और वो हमेशा वो शिकायत की तलवार हमेशा उनके इस नियमावली के बाद सिर पर लटकी रहेगी। इससे उनके ये ट्रिगर पॉइंट हो गया और इससे वो लोग बहुत बुरी तरह भड़क गए। तो ये तो बात सही है कि उत्तर प्रदेश के चौराहे चौराहे पे इस बात की चर्चा है, गांव में भी यूजीसी नियमावली की चर्चा है। दोनों पक्ष चर्चा कर रहे हैं अपने अपने दृष्टिकोण से। ये अंतिम रूप में कहां पे खत्म होगी बात, ये किसके पक्ष में खत्म होगी और राजनीतिक रूप से समीकरण उस वक्त क्या बनेगा, क्योंकि ये तो जो लोग आंदोलित हैं वो भी कह रहे हैं, वो मोदी जी का विकल्प भाजपा के भीतर ही तलाश रहे हैं। भाजपा के बाहर उनके पास कोई पार्टी नेता नहीं है। जो ऊंची जाति जनरल कैटेगरी के लोग जो हैं, जो भाजपा के पिछले 30-35 साल से निष्ठावान समर्थक हैं, वो आज तक भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी की तलाश नहीं कर रहे हैं। एक दूसरी प्रवृत्ति ये पैदा हुई है कि इन बिरादरियों में छोटे छोटे संगठन बनने लगे हैं। जैसे कि वो अभी अग्निहोत्री जी जो हैं, अलंकार अग्निहोत्री, जिन्होंने इस्तीफा दिया था सिटी मजिस्ट्रेट, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली है और उस पार्टी का जो एक्रोनिम होगा वो राम ही होगा, मतलब जो है RAM ही होता है उसका एक्रोनिम, वो बना ली है। इसी तरीके से और भी जगहों पे कुछ पार्टियां वार्टियां बन रही हैं, मोर्चे बन रहे हैं। कुछ मध्य प्रदेश में एक आध मोर्चा बन गया है इस तरीके का। तो अभी जब तक चुनाव आएगा तब तक छोटे छोटे इस तरह की राजनीतिक जत्थेबंदियां भी बन जाएंगी इन लोगों के बीच में, जो दावा करेंगे कि हम वोट दिलाएंगे। किसको दिलाएंगे? जो हमारे पक्ष में रहेगा उसको दिलाएंगे। कई तरह की सौदेबाजियां होंगी इसमें। तो जो तस्वीर बन रही है वो तस्वीर खासी जटिल है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसको केवल सरलता, हाँ, ये काफी जटिल किस्म की तस्वीर है ये। अच्छा, अपने मोदी जी को कोई फर्क नहीं, वो आराम से इजराइल में जाके संबोधन कर रहे हैं। देश की संसद में इतने कॉन्फिडेंस के संग संबोधन नहीं कर पाते, वो तो आनंद ही पसंद करते। आप देखिए 15 साल, अब वो जब 2029 आएगी तो 15 साल वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके होंगे, 12 साल वो गुजरात के प्रधानमंत्री रह चुके होंगे। पूरे 27 साल तक, 27 साल हो जाएगा उन्हें सत्ता में रहते हुए। भारतीय रिकॉर्ड भी बना देंगे, शायद विश्व रिकॉर्ड भी बना देंगे वो मोदी जी। उम्र भी उनकी तब काफी हो जाएगी। हो सकता है तब छोड़ के चल दें किसी आदमी को। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मदद से किसी व्यक्ति को बैठा के कुर्सी पर, जो उन्हीं का आदमी हो,
ताकि उनके रिटायरमेंट पैकेज का अच्छा इंतजाम करा। देखिए कुछ भी हो सकता है। ये लोग कितने लेवल पे सोचते हैं, क्या-क्या इनके दिमाग में योजनाएँ रहती हैं, क्या-क्या खिचड़ी पक रही है। हम लोग बाहर बैठे हुए हैं, हम लोग नहीं कह सकते कि क्या खिचड़ी पक रही है। ये बात सही है कि बिहार में इतना अच्छा चुनाव जीतने के बाद में मोदी जी को जितना आरामदेह स्थिति में होना चाहिए था, उतनी आरामदेह स्थिति में वो नहीं है। क्यों क्यों सारे लगता है आपको? हैं? क्यों कई लग जगह रहा से है आपको फंसे ऐसा? हुए हैं। भाई विपक्ष भी तो आक्रमण करता है, विपक्ष की भी तो अपनी राजनीति है, वो संसद के अंदर मसला उठाता है, वो बात संसद के बाहर भी आती है, फिर बहस बहस होनी शुरू हो जाती है, फिर ये यूजीसी वाले पे इतनी प्रतिक्रिया होगी इसका उन्हें अंदाजा नहीं था, इससे उनके अपने कोर वोट में ही दरार पड़ गई है उसमें, इसका भी उन्हें अंदाजा नहीं था। एप्स्टीन फाइल आके हरदीप पुरी का गला पकड़ लेगी, फिर वो कई मूर्खताएं भी हो जाती हैं इस चक्कर में। हरदीप पुरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या थी? एक मूर्खता थी, रणनीतिक मूर्खता थी। हाँ, तो ये सारी बातें भी हो गई। तो कई तरफ से वो अपने आप को घिरा हुआ भी महसूस कर रहे हैं मोदी जी। अभी वो जो मेरठ में उन्होंने भाषण दिया था, चीख-चीख के आप बताइए जो भाषण दिया था, वो कोई मोदी जी का स्वाभाविक भाषण था? मोदी जी बाकायदा एक अच्छे वक्ता, इसमें कोई शक नहीं। आप उनकी आलोचना करें, कुछ करें, वो अपनी बात को ठीक ढंग से जमी हुई आवाज में बोलते हैं। जिस तरह का उन्होंने भाषण दिया, उस भाषण की सब जगह खिल्ली उड़ाई जा रही है। तो कहीं न कहीं कोई चीज़ ऐसी है, जो खिसक गई है। तो आप संघ की भी समझ में मोहन भागवत भी जिस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं, वो कोई वक्तव्य बहुत कोई लाभकारी नहीं है इन लोगों के लिए। जैसे एक जगह अच्छा उन्होंने जो वक्तव्य दिया, क्या मैंने हिंदुओं का ठेका ले लिया है? हुँ, इस टाइप की बातें भी तो कर उनके मुँह से निकल निकल जा रही हैं उनके मुँह से। बार-बार 3 बच्चे पैदा करो, 4 बच्चे पैदा करो, ये हमने सब हिंदुओं का बातें कर ठेका रही लिया। हैं। कोई इसको कोई कुछ कुछ एक बहुत ही एक कट्टरपंथी लोगों को छोड़ के गिने-चुने, उँगलियों पे गिनने लायक कोई भी इस मूर्खतापूर्ण वक्तव्य का समर्थन नहीं करेगा। हुँ। क्यों कर रहे हैं? संघ प्रमुख को क्या हो गया? डर लग गया या उनको लग गया कि उनकी नहीं, स्थिति देखिए खराब हो गई? ऐसा होता है कि एक ऐसा वक़्त आता है कि जब लगातार आपकी तिकड़म और चालाकी नहीं चलती है। हुँ, ऐसा थोड़ा आप एक कहावत भी है कि आप कुछ लोगों को कुछ समय तक मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन सब लोगों को हर हमेशा-हमेशा के समय लिए मूर्ख आप नहीं बना सकते। हुँ, उसमें कुछ गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। फिर चीज़ें हुँ। आपसे सख्ती नहीं है। एक विधानसभा का चुनाव जीत जाने से कोई गारंटी नहीं मिलती है कि आपकी राजनीति पूरी तरीके से ठीक हो गई। अच्छा, राहुल गांधी का जो उफान हुआ है इन दिनों में पिछले 6 महीने की अगर मैं तुलना करूँ, ये कितना परेशान कर रहा होगा बीजेपी या संघ को? अचानक राहुल गांधी बहुत का इतना बहुत परेशान इसीलिए तो कहते हैं राहुल गांधी की या तो सदस्यता समाप्त कर दी जाए। सदस्यता समाप्त कर दी जाए तो ये गद्दार आदमी है, एक आदमी का नाम गोली मार देंगे। ये सब चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं भाई। हुँ, पहले तो आप उसको आदमी को बता रहे हैं ये गद्दार है। कौन बता रहा है? कोई साधारण व्यक्ति नहीं, संसदीय कार्य मंत्री बता रहा है। हुँ, संसदीय हुँ। कार्य मंत्री कह रहा है कि ये गद्दार है, विदेशी ताकतों से इसके संबंध हैं। माहौल बना रहा नहीं बना रहा? कोई भी राहुल गांधी पे हमला हो सकता है। मैं तो हमेशा कहता हूँ राहुल गांधी की जान खतरे में है, उसको बचाओ। बिल्कुल ठीक बात है और ये परिस्थितियाँ दिन पर दिन बिगड़ती जा रही हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे समय दिया, बातचीत की। थैंक यू। ये जो अभय दुबे जी पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत? बताइएगा ज़रूर। शुक्रिया, थैंक यू।